प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया आज आपको पूना पैक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ और पूना पैक्ट के क्या परिणाम हुए। मैंने देखा है अपने पिछले 7 वर्षों के काल में कि लोगों में बहुत जिज्ञासा है कि आखिर ये पूना पैक्ट है क्या। पूना पैक्ट में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आज तक इस पैक्ट को कोसा जाता है। मैं इस पैक्ट के बहुत गहरे विषय में नहीं जाऊंगा, बल्कि ये बताऊंगा कि पूना पैक्ट से परिणाम क्या निकला। देखिए, आप अध्ययन करिए और लोगों से बात करिए और बहुत सी बातें आपको पता लग जाएगी, जो कि मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज सम्मेलन में जब डॉक्टर अंबेडकर गए तो वहाँ पर यह निर्धारित हुआ कि भारत के अछूतों को, जिन्हें कि आज शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, और बहुत से शेड्यूल कास्टों को शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी की कैटेगरी में भी रखा गया है, तो यह निर्धारित किया गया कि भारत के अछूतों को अलग से अधिकार अर्थात अलग से एक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो प्रतिनिधि कैसे चुना जाए, यह एक बहुत ही गंभीर विषय था और अंततः यह निर्णय लिया गया कि प्रतिनिधि डबल वोटिंग और सेपरेट इलेक्टोरेट अर्थात 2 बार वोटिंग और पृथक चुनाव, इसके द्वारा प्रतिनिधि अछूतों का अर्थात आज के शेड्यूल कास्टों का चुना जाएगा। यही चीज़ आज हम शेड्यूल ट्राइब पर भी लागू कर सकते हैं, क्योंकि आरक्षित जो सीटें होती है वह शेड्यूल ट्राइब की भी होती है। जब यह निर्णय लिया गया कि पृथक चुनाव होंगे और डबल वोटिंग होगी, तो इसके विरुद्ध मोहनदास करमचंद गांधी जी ने अपना उपवास रखा और अंततः डॉक्टर अंबेडकर और जो कि अछूतों के नेता थे और गांधी एवं अन्य नेता जो कि हिंदुओं के नेता थे, उनके बीच में एक समझौता हुआ जिसे कि पूना पैक्ट कहा जाता है। अब इस समझौते का क्या परिणाम निकला, वह मेरे आज के इस वीडियो का मुख्य अंग है, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर गोल मेज सम्मेलन में जो निर्णय दिया गया, वह निर्णय यह था कि चुनाव होंगे और 2 तरह से चुनाव होंगे। एक होगी जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज, एक होगी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज, या कहें कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स, अर्थात कि शेड्यूल कास्ट की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी उनको बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी से अलग रखा जाएगा। अब चुनाव कैसे होगा, इस बात को आप समझिए। चुनाव मतलब एक वर्ग का, एक समाज का प्रतिनिधि का चुनाव। तो जो निर्णय लिया गया था या जो अधिकार दिया गया था, उसमें यह था कि पहले शेड्यूल कास्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 4 कैंडिडेट आपस में इलेक्शन लड़ेंगे और उनको वोट देने का अधिकार केवल शेड्यूल कास्टों का होगा। उन चारों में से जो 2 कैंडिडेट पहले और दूसरे नंबर पर रहेंगे, वो 2 कैंडिडेट आगे दूसरे इलेक्शन में जाएंगे, जो कि जनरल इलेक्शन होगा, और उसके अंदर उस कॉन्स्टिट्यूंसी के शेड्यूल कास्ट और गैर शेड्यूल कास्ट दोनों मिलकर वोट देंगे। अब देखिए होता क्या है आज के इलेक्शन में कि पूना पैक्ट में ये जो स्थिति थी, इस स्थिति को बदलकर केवल यह कह दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व है, प्रतिनिधि आएगा या आएंगे, इलेक्शन में खड़े होंगे, वोट डलेंगे और चुने जाएंगे। अब वोट कौन डालेगा, सब डालेंगे, जिसे कहते हैं जनरल इलेक्शन। मतलब सेपरेट इलेक्शन जो सेपरेट इलेक्टोरेट था कि पहले चरण के अंदर सिर्फ शेड्यूल कास्ट ही वोट डाल के अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और उसके बाद बाकी शेड्यूल कास्ट और गैर शेड्यूल कास्ट वोट डालकर अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। उसको हटाकर सिर्फ इतना कर दिया गया कि एक प्रतिनिधि चुना जाएगा जो कि सबके वोटिंग के द्वारा चुना जाएगा। अब सोचिए कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी, चाहे वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब की हो, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में 30-40% से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट नहीं रहते। अर्थात उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में गैर शेड्यूल कास्ट
वह हिंदू हो सकते हैं, हिंदू मुस्लिम, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो सकते हैं, और जैन भी हो सकते हैं, उनकी मात्रा 50% से अधिकांशतः ऊपर ही होती है। 60%, 70%, 75%। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अधिकार मिला था कि प्रतिनिधि शेड्यूल कास्ट से चुना जाएगा। देखिए, चुना जाएगा तो चुनेगा कौन? चुना जाएगा, शेड्यूल कास्ट से चुना जाएगा। शेड्यूल कास्ट से चुना जाएगा मतलब प्रतिनिधि भी शेड्यूल कास्ट का होगा और चुनने वाले भी शेड्यूल कास्ट के होंगे। तो 4 कैंडिडेट में से शेड्यूल कास्ट अपने 2 कैंडिडेट चुनते, तो जाहिर सी बात है जो पहला चरण होता चुनाव का, उसमें वही 2 कैंडिडेट चुने जाते जिनको सच में शेड्यूल कास्ट चुनना चाहते हैं। आगे जाकर उन दोनों में आपस में इलेक्शन होता और बाकी लोग भी वोट डालकर उनमें से किसी एक को चुनते। तो अंततः चुनाव वह जाता जो कि अधिकांश शेड्यूल कास्टों द्वारा पहले ही चुना जा चुका था। पर अब क्या होता है, कैंडिडेट होता है, सब वोट डालते हैं, मतलब चुनने का जो अधिकार था शेड्यूल कास्टों का, और जिस पर यह बहुत चर्चा होती है कि 10 साल के लिए अधिकार था या 20 साल के लिए अधिकार था, वह अधिकार तो आज तक लागू ही नहीं हुआ है। उसको पहले एक समझौते के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। जब उसको ख़त्म कर दिया गया समझौते के द्वारा, तो वो अधिकार आज तक लागू कहाँ हुआ है? और अधिकार क्या है कि शेड्यूल कास्ट या आप कहें शेड्यूल ट्राइब, इन कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर प्रतिनिधि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब लोग ही चुने, क्योंकि प्रतिनिधि उनका चुना जाना है। पर होता क्या, इलेक्शन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी में 25 से 30% शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब होते हैं, बाकी गैर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब होते हैं। सब लोग वोटिंग डालते हैं और सब वोटिंग करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए 70% वोट तो गैर शेड्यूल कास्ट के हैं, तो 70% वोट किसको जाएगा? जो उनकी पार्टी का होगा। बेशक वो नुमाइंदा, बेशक वो होगा जातीय तौर पर शेड्यूल कास्ट से, लेकिन चुना किसके द्वारा जा रहा है? अधिकांश वोट उसे किसके पड़ रहे हैं? गैर शेड्यूल कास्ट के। तो रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व पहुंचा कैसे पार्लियामेंट तक या विधानसभा तक? प्रतिनिधित्व तो जा ही नहीं रहा, प्रतिनिधित्व तो मिल ही नहीं रहा। जब प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा तो इसके बाद समस्याएं वैसी की वैसी खड़ी रहेंगी। तो समस्याएं जिनके द्वारा खड़ी करी गई है वही चुन रहे हैं। तो ये इस चीज़ को आप समझिए कि ये पूना पैक्ट था कि उसमें ये जो स्थिति थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में जो हुई थी बैठ के, ये स्थिति खत्म हो गई। अर्थात प्रतिनिधि चुना जा रहा है उनके द्वारा जिनके द्वारा प्रतिनिधि चुनना ही नहीं चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूंसी कहने को होती है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का नहीं जाता, उनके द्वारा चुना हुआ नहीं जाता। बेशक उसकी जाति होती है, लेकिन चुना किसके द्वारा जाता है? उस समूह शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अलावा दूसरों लोगों द्वारा चुना जाता है, क्योंकि उनके वोटिंग हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है और बहुत से लोगों को लगता है कि इसलिए ये जो पूना पैक्ट था उसको समाप्त किया जाए और जो मूल जो अधिकार प्राप्त हुआ था वह अधिकार को ठीक प्रकार से लागू किया जाए। अर्थात पहले चरण में 4 कैंडिडेट हों जो कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से आते हों, उनमें आपस में इलेक्शन हो, और उसके बाद जो 2 कैंडिडेट हो वो आगे जनरल इलेक्शन जाए जिसमें गैर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब भी वोटिंग करे और वोटिंग करने के बाद अपना प्रतिनिधि चुने। इससे बढ़िया प्रतिनिधि और अच्छा प्रतिनिधि चुना जाएगा। हाँ, इसमें मुझे ये लगता है कि जो पहले 4 कैंडिडेट होंगे, क्या वे यदि उन पार्टियों से हो जिन पार्टियों को गैर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सपोर्ट करते हो, यदि वे उन पार्टियों से भी होंगे तो भी 4 की सीमा रहेगी, और उसमें जो उन पार्टियों से नहीं होंगे वह भी होंगे, तो कम से कम एक चुनाव के लिए कम से कम एक सीमा तो रहेगी, लोग देख पाएंगे। और फिर ये लोगों के ऊपर निर्धारित करेगा कि वो उन पार्टियों के प्रतिनिधि को चुनते हैं या फिर अपने में से किसी पार्टी को या निर्दलीय प्रतिनिधि चुनते हैं। तो मुझे लगता है इसके अंदर इस तरह समझिए 4 प्रतिनिधि होने चाहिए। एक प्रतिनिधि जनरल किसी भी पार्टी से हो, एक प्रतिनिधि ऐसी पार्टी से हो जो कि केवल शेड्यूल कास्ट को रिप्रेजेंट करती हो, एक प्रतिनिधि निर्दलीय हो, और एक प्रतिनिधि जो अपोजिशन की पार्टी हो उस समय उससे हो। यदि ये 4 कैंडिडेट इस तरह से होंगे तो इनमें अगर कंपटीशन हो, इनमें अगर इलेक्शन किया जाए और उसके बाद जो एक प्रतिनिधि चुन के जाए, 2 प्रतिनिधि चुन के जाए, उनके बीच में यदि इलेक्शन होता है
तो वह ज़्यादा बेहतर इलेक्शन रहेगा। और दूसरी बात ये, इससे जागृति आएगी शेड्यूल ट्राइब्स में, राजनीतिक जागृति आएगी और वे अपने अधिकार के प्रति और सजग होंगे और अपनी समस्याओं को और अच्छे से समझेंगे और सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो ये पूना पैक्ट जो डबल वोटिंग, ये है डबल वोटिंग कि 2 बार चुनाव होंगे, डबल वोटिंग और सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक चुनाव जिसे कहते हैं, वह यह है। तो मुझे आशा है कि आप सबको ये समझ में आया होगा और आप इसे आगे से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलारिया, नई दिल्ली से।